Drawback of Rutherford's atomic model. The comparison of electrons with planets in the solar system is the main drawback of the Rutherford's atomic model. According to the classical law of mechanics and electrodynamics, if an electrically charged particle is in motion, it inevitably radiates energy. लॉ के हिसाब से अगर कोई भी पार्टिकल जो है वो सर्कल में राउंड कर घूम रहा है तो क्या करेगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी जो है वो लॉस होगी. Thus, an electron, when moving round the nucleus continually, should radiate energy, that is loss energy. तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी. As a result, it should be gradually pulled toward the nucleus and end up colliding with it. और क्या होगा, धीरे धीरे जब एनर्जीज की कम होती चली जाएगी तो न्यूक्लियस की तरफ ये बढ़ता चला, पास आता चला जाएगा और वो टकरा जाएगा न्यूक्लियस से. और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटॉन का, दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और वो पूरा जो मैटर है, एटम जो है वो ख़त्म हो जाएगा. दिस शुड रिजल्ट इन द टोटल कोलैप्स ऑफ द एटम. ठीक है, पूरा एटम जो है ख़त्म हो जाएगा. If it was so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. तो क्या होगा, एटम ही ख़त्म हो जाएगा. तो मैटर क्या होता है, मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम से बने होते हैं. अगर एटम ही नहीं रहेगा तो कोई भी मैटर भी हमको नहीं मिलेगा. However, we know that an atom is structurally stable. लेकिन हम जानते हैं कि मैटर होता है. Thus, Rutherford's model failed to explain the stability of an atom. इसलिए रदरफोर्ड्स का जो मॉडल था वो फेल हो गया ये बताने में कि एटम जो है स्टेबल होते हैं. इसके बाद आया बोहर्स एटॉमिक मॉडल. इन 1913 नील्स बोर, अ डेनिश फिजिसिस्ट, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द एटम इन अ डिफरेंट मैनर. उन्होंने अलग तरीके से बताया कि जो एटम होता है स्टेबल होता है कैसे. पोस्टुलेट जो थे बोहर के एटॉमिक मॉडल के वो क्या क्या थे. पहला था, the electrons revolving around the nucleus are confined to certain fixed orbit called cells or energy levels, each of which is associated with a fixed amount of energy. इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग सेल्स में घूम रहे होते हैं. ठीक है, उनके पास कुछ निश्चित एनर्जी होती है. ये न्यूक्लियस है तो ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इनके पास फिक्स एनर्जी रहती है. While it is revolving around the nucleus in an orbit, an electron neither loses nor gains energy. यहाँ घूमते हुए ना तो इनको एनर्जी और मिलती है ना इनकी एनर्जी का लॉस होता है. अगर ये अपनी ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो ना इनको और एनर्जी मिलेगी ना इनकी एनर्जी का लॉस होगा. An electron revolving in a particular orbit on gaining a certain amount of energy jumps to the next orbit and vice versa. अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए इनको और एनर्जी मिलती है तो वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकते हैं, टू द नेक्स्ट ऑर्बिट एंड और अगर एनर्जी कम होती है तो वो नीचे के इसमें आ जाएंगे. ये अगर ये ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, तो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस जो होगा उसके कारण ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ऊपर वाले में. Since jumps to next orbit and vice versa. Since each orbit is associated with a fixed amount of energy, Bohr called it as energy level. सबके पास एक निश्चित एनर्जी होती है हर ऑर्बिट के पास, इसलिए बोर ने कहा कि ये है, इसको इसका एनर्जी लेवल कहते हैं. फॉर कन्वीनियंस दीज एनर्जी लेवल्स आर लेबल्ड के एल एम एन और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. उन्होंने इस एनर्जी लेवल को नाम दिया, जैसे पहला वाला कि के है, एल एम एन या फिर 1 2 3 4, इस तरीके से इन्होंने इसको नाम दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. द ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज द के सेल. जो न्यूक्लियस के सबसे पास है ये ऑर्बिट, इसका नाम इन्होंने के सेल दिया. इट हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड के इलेक्ट्रॉन्स. इसके पास सबसे कम एनर्जी होती है और जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं उनको कहा जाता है के इलेक्ट्रॉन्स. एंड सो ऑन विद द सक्सेसिव सेल्स एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स. और जैसे जैसे ये ऑर्बिट बाहर चलते चले जाते हैं इनका जो एनर्जी होती है वो बढ़ती चली जाती है. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स.
By now, we know that an atom contains electrons and protons and that the atomic mass of an electron is negligible. अभी तक हम लोग समझ गए कि एक एटम में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और इसका एटॉमिक मास जो होता है एन इलेक्ट्रॉन का ना के बराबर होता है. Therefore, an atom of helium which contains two protons should have a mass 2 into 1 AMU. तो हीलियम का मास हो गया 2 AMU. But the atomic mass of a helium atom was found to be approximately 4 AMU. लेकिन जब नाप देखा गया तो इसका atomic mass 4 AMU आया. It was therefore proposed that in the nucleus of an atom there must be another particle. अगर ऐसे देखा गया तब तो मास इसका 2 MU होना चाहिए था, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो ये आया 4 AMU. तो इसका मतलब न्यूक्लियस में कुछ और भी है जिसके कारण इसका मास जो है ज़्यादा आ रहा है. दिस पार्टिकल शुड नॉट पजेस एन इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड मस्ट बी इक्वल इन मास टू द प्रोटॉन. तो न्यूक्लियस में ये जो है इस पार्टिकल पर कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है. दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट हो कर देते हैं और एटम जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है. तो जो अंदर होगा न्यूक्लियस में एक और पार्टिकल जो है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और वो उसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है. In 1932, Chadwick discovered these particles by bombarding light nuclei like beryllium with alpha particles, that is helium nuclei. In 1932 में चैडविक ने डिस्कवर किया इस पार्टिकल को, जैसे किसके ऊपर, बम्बार्डिंग लाइट न्यूक्लियाई लाइक बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया गया इसके ऊपर, तो मिला यहाँ पर 0 and 1 न्यूट्रॉन. These particles are found to be neutral, so named neutrons. न्यूट्रल थे इसलिए इनका नाम रखा गया न्यूट्रॉन्स. A neutron is a subatomic particle or fundamental particle of an atom with no charge and mass almost equal to the mass of the proton. ये भी कहा गया कि एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है जिस पर कि कोई चार्ज नहीं होता है और इसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, दैट इज हाइड्रोजन एटम. न्यूट्रॉन इज डिनोटेड बाई 0 and 1. द सुपरस्क्रिप्ट 1 क्या डिनोट कर रहा है, मास, और सबस्क्रिप्ट 0 क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है. प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन क्या थी? These particles was not found to be deflected by any magnetic or electric field, proving that it is electrically neutral. इस पर किसी भी कहीं पर भी जाने पर ये इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो इससे पता चला कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है. इसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर था, यानी 1.676 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU. 1 AMU इज इक्वल टू इतने ग्राम होता है. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम्स के, इट वॉज फाउंड दैट ऑल एटम्स हैव द फॉलोइंग सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर. इसे समझ में आया कि जितने भी एटम हैं सबका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ये. न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता है. न्यूट्रल पार्टिकल दैट आर ऑल्सो फाउंड द न्यूक्लियस, और ये भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. न्यूट्रॉन्स आर स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है ये. कंपैरिजन किया गया है ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स कहा गया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में. इसमें कहा गया एटम्स आर डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स में. एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. एटम को ना बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है. एटम्स कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन. The atoms of an element are alike in all respect, but they differ from the atoms of other element. The atoms of element may not be alike in all respect, as is seen in the case of isotopes.
atoms of elements combine in small whole numbers to form molecules. In the formation of organic compound, the number can be very big, such as thousands. तो दोनों का डिफरेंस बताया गया यहाँ पर.